दोस्तों, चुनाव तो झारखंड और महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी है। लेकिन जितना चर्चा महाराष्ट्र को लेकर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि झारखंड में चुनाव है नहीं, केवल महाराष्ट्र में चुनाव है। और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो हमारे सामने उठ के खड़े हो गए हैं। सवाल है कि उद्धव ठाकरे, पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए था कि 2019 में जब शरद पवार या कांग्रेस ने उनको जब सीएम बना दिया तो आज वो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या महायुति से लेकर महाअघाड़ी ये मानने लगी है कि उद्धव ठाकरे किसी भी गठबंधन में रहेंगे वो एक समस्या पैदा करेंगे, चाहे वो संजय राउत के थ्रू, चाहे जैसे भी हो। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी घटना घटी जिसका चर्चा का विषय बना है महाराष्ट्र में, वो है राहुल गांधी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो रहा था उसमें मीटिंग में छोड़ कर चले गए। उसके बावजूद भी मीटिंग जो है 1 घंटे तक चलती रही। तो क्या राहुल गांधी की कोई नहीं सुन रहा है, या ये सेफ गेम पहले से खेला जा रहा है? क्योंकि ये मान गई अघाड़ी कि चुनाव जो है महायुति जीत सकती है, महाअघाड़ी की हार हो सकती है। अब दूसरा एक और चीज है कि क्या आदित्य ठाकरे का जो सीट है वो फंस सकता है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में मुंह बाए खड़े हैं महाराष्ट्र में, और इसी वजह से आप देखेंगे कि झारखंड का कहीं भी चर्चा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि केवल महाराष्ट्र में चुनाव है। तो आखिर ये सब क्यों घटनाएं घट रही हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी को 30 साल का उनका गठबंधन था, और जैसा कि हम भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं, चाहे विरोधी मीडिया जो हाउस है या प्रिंट मीडिया है, ये मानती थी कि एक बहुत ही नेचुरल अलायंस है शिवसेना और बीजेपी का, जिसको बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था। एक हिंदुत्व के मुद्दे पे बाला साहेब ने दोनों दलों को एक साथ लाकर इतना बड़ा मजबूत एक बोल सकते गठबंधन बना दिया, जिसको हराना महाराष्ट्र के चुनाव में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यही वजह है कि आप 2009 से चुनाव से देख लीजिए, उसके पहले से धीरे धीरे जो है महागठबंधन की सरकार जो एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी और शिवसेना की, वो बनने लगी थी। लेकिन 2019 के बाद सारी चीजें परिवर्तन हो गई। तो ऐसा नहीं कि 2019 में ही परिवर्तन हुआ। जब 2014 में, मेरे ख्याल से 2014 में 122 सीट जीती थी बीजेपी और 2019 में 105। 2014 में ही नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी जो है महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी हो गई। जो पहले शिवसेना को ये बड़े भाई का जो बोल सकते हैं कि पद मिला हुआ था, वो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन हम आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे, ये सब जो है इतिहास की बात है, सब लोग जानते हैं। केवल रिमाइंड करने के लिए, एक बेस बनाने के लिए आपको बताया कि आखिर आज के चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों उद्धव ठाकरे 2019 में छोड़ के गए। तो वो मेन मुद्दा था सीएम का। सीएम का था कि सीएम उनको बनना है। अब उसके कई कारण भी हो सकते हैं, वो तो उद्धव ठाकरे जान सकते हैं। कि उसका पहला कारण ये हो सकता है कि उनको लगा कि धीरे धीरे बीजेपी जो है उनके वोट बैंक, या बोल सकते हैं कि जो हिंदुत्व का कोर वोट बाला साहब ने जो संजो के रखा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। 122, 105, अब वो बीजेपी वो कद में आ गई जो शिवसेना उससे बहुत पीछे छूटने लगी। तो उनको ऐसा लगा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि उनको लगा होगा कि अगर मैं सीएम बनूं, जो कि बाला साहब पहले से इस चीज को हमेशा से दरकिनार करते रहे कि रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, वो खुलकर बोलते थे। बाला साहब की मतलब अपनी आदत थी, स्टाइल थी, इसलिए लोग रेस्पेक्ट करते हैं आज भी। और मैं तो बेसिकली बहुत रेस्पेक्ट करता हूं बाला साहब ठाकरे का, क्योंकि उनको जो करते थे वो खुलेआम करते थे, जो बोलते थे वो खुलेआम बोलते थे।
वो लाभ लपेट किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, उनको जो दिल में आता था बोलते थे। तो वो जो बाला साहेब ठाकरे का जो एक अपना व्यक्तित्व था, जो मातोश्री का उस समय जो एक मतलब बोल सकते हैं कि मतलब प्रतिष्ठा थी कि कोई भी बड़ा भारत का नेशनल लीडर भी हो, मातोश्री जाना ही पड़ता था। वो धीरे-धीरे उद्धव ठाकरे को 2019 के बाद छिटकते मिली। 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने मागाड़ी में। उस समय शरद पवार ने उनको सीएम बनाया। लेकिन 2024 में आज के टाइम में उद्धव ठाकरे को कोई भी सीएम बनाने को तैयार नहीं है। और मैं आपने अगर बयानों को एनालिसिस करेंगे तो शरद पवार जो जयंत पाटिल हैं उनको आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि वही फेस हैं इनडायरेक्टली। उसके अलावा कांग्रेस जो है वो बार बार बोले, पृथ्वीराज चौहान का भाषण है, उन्होंने बोला कि अब इस बार तो कांग्रेस का ही सीएम बनेगा, क्योंकि उनका 2024 के परफॉर्मेंस, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। लेकिन 2 महीना पहले और 2 महीना आज में बाद में ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा था उसी को इस बार चुनाव दोहराने जा रहा है। हरियाणा में भी आपको लगा होगा कि बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। ये सारे लोग चाहे एग्जिट पोल हो, अब मैं अभी भी बोल रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत नहीं बोले, क्योंकि वैसा लग रहा था। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। उसके अलावा जो बीजेपी एक बोलते हैं निष्क्रिय लग रही थी हरियाणा में, वो चीज जो था वो दिख रहा था। लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि इस बार कांग्रेस आएगी। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि बच्चे जो एग्जाम की पूरी तैयारी करते हैं साल भर, लेकिन जो महीने भर का एग्जाम का जो तैयारी होता है ना, जो अब एग्जाम बचा हुआ है 1 महीना, वो बोलते हैं कि वो फटाफट, जैसे आप जो देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं तो लास्ट के जो 10 ओवर होता है वो कई बार जीत हार तय करता है। आप 40 ओवर कैसे खेले वो उतना मायने नहीं रह जाता जितना कि लास्ट के 10 ओवर, क्योंकि आप कितना रन बना सकते हैं और सामने वाला कितना विकेट गिरा सकता है, सारा गेम उसी पर। वैसे ही है बच्चों का एग्जाम भी है कि लास्ट का जो 1 महीना बचा होता है उसमें जो उनका रिवीजन होता है वो कई बार उनके एग्जाम को प्रभावित करता है या उनके रिजल्ट को प्रभावित करता है। वैसे ही है चुनाव, नैरेटिव की लड़ाई है। अंत अंत में आपने 2024 के चुनाव भी देखा होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय सारे एग्जिट पोल और एक हवा एक था कि बीजेपी कम से कम 370 तो लेके 350, किसी ने भी नहीं सोचा था कि 240 पे बीजेपी अटक जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल अलग। उसका वजह है कि 2 महीने में जो नैरेटिव सेट किया विपक्षी दलों ने, और जो बीजेपी जो पहले अपने पिच पे खेलने के लिए उनको मजबूर करती थी वो उनके पिच पे खेलने लगी। बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व। हिंदुत्व में क्या, जातियां टूट जाती हैं और एकत्रित हो जाती हैं। तो जब जाति टूटेगी और हिंदुत्व पे आएगी तो ऑब्वियसली बीजेपी की जीत होगी, और जब हिंदुत्व जातियों में टूटेगा तो बीजेपी को नुकसान हुआ। और वही हुआ 2024 के इलेक्शन में। 2019 से बीजेपी जो है जातीय जनगणना के साथ वो साबित करने का प्रयास करने लगी, हमारे पीएम ओबीसी हैं, तो हमने राष्ट्रपति को आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, उसके पहले एससी एसटी को बनाया हमने राष्ट्रपति। तो वो पूरा जो नैरेटिव था उनके पीछ पे खेलने लगे और वहीं पे वो लोग सफल हुए। कई बार मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा मेरे कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, मैं हमेशा ये बोलने का प्रयास करता हूं, अब बोलता रहता हूं, अब आज भी अटल हूं अपनी बातों पे कि चुनाव जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई या विकास पे नहीं जीती जाती, ये मान के चलिए। नहीं, आपको कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो भ्रष्टाचार के लोग आज भी सीएम हैं, जो कन्विक्टेड हैं, सीएम रहे हैं या आज प्रमुख दल है। कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पे विकास दूर दूर तक नहीं है, बंगाल उठा के देख लीजिए, ऐसे कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं। क्या है? नैरेटिव। नैरेटिव का खेल इतना होता है। देखिए विकास, ये जो मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, ये 5-6% वोट को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 20 से ऊपर आप जाते हैं ना, 20-22% वोट को प्रभावित करना, तो वो मेन होता है नैरेटिव। आप नैरेटिव की लड़ाई में कितना आगे बढ़े और कितना जीत सकते हैं।
सोशल मीडिया उठा लीजिए। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को नैरेटिव की लड़ाई में बहुत पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी उनके पीठ पे खेल रही थी। उनका सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कितना दिग्भ्रमित है, कन्फ्यूज्ड है। और सोशल मीडिया जो विपक्षी दलों को था बहुत फोकस था। लेकिन वही उन्होंने आकलन किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व पे लौट के आए। जो योगी जी का जो अपना है कि बटेंगे तो, ये नारा जो है, और उसको बाद में आगे लेके गए नरेंद्र मोदी, उसके बाद आरएसएस, और आरएसएस के साथ उनको एक बोल सकते हैं काफ़ी चलने लगा कि दोनों में दुराव है, जिसकी वजह से ये हार गए थे। लेकिन वो उसी चीज़ों पे उन्होंने काम किया, उसी नैरेटिव को लेकर हरियाणा के चुनाव में उतरे, और विगत 2 महीने में उन्होंने वो जीत हासिल की। चाहे आरएसएस का अपना वहाँ पे हो या योगी आदित्यनाथ की रैली, ऐसा बताया जा रहा है कि 80 से 90% तक स्ट्राइक रेट था योगी आदित्यनाथ की रैली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 4 ही रैली किया था, लेकिन ज़्यादातर जो है योगी आदित्यनाथ ने किया, और जिस बेल्ट में किए उसमें 90% सीट जो है वो जीत कर लेके आए। वही अब यहाँ पे होने वाला है। तो 2 महीने में बीजेपी ने काफ़ी गेन किया है। जो लग रहा था कि महाअघाड़ी को एज है, वो अब लग रहा है कि महायुति को एज है। उसके वजह देखिए, आप एक्शन से समझ जाएंगे कि चीज़ें क्या हैं। आप देखिए कि बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला धीरे धीरे उनका सीट का भी आने लगा, लेकिन हम केवल महाअघाड़ी पे बात करें। राहुल गांधी मीटिंग छोड़कर चले गए। सीट शेयरिंग का फार्मूला कभी आ रहा है 85 हो रहा है। अब 85 का 3 से गुना करने के बाद 270 कैसे होता है, एक अलग विषय है। कभी आ रहा है 90 हो रहा है, कभी 95 हो रहा है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे को 125 मेरे ख्याल से सीट मिला था 2019 में, आज 95 पे भी लड़ रही है, तो ये उद्धव ठाकरे का पहला बड़ा हार है। दूसरा, वो सीएम के कैंडिडेट बने नहीं, और तीसरा जो उनका कोर वोट है, वो जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव के अगर वोट शेयर को आकलन करेंगे तो 4% ही उनके कोर वोट जो मराठी मानुस का वोट है उनके तरफ गया, बाकी शिंदे साहब के साथ 14% गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। तो जो भी उद्धव ठाकरे को एज मिला, जहाँ पे सीट मिली, वो सब एनसीपी और कांग्रेस का, मतलब एनसीपी मतलब शरद पवार जी का, और उद्धव ठाकरे के कांग्रेस का वोट उनको मिला, जिसकी वजह से वो इतना सीट जीते। तो अब 2019 में वो क्यों बनाने को तैयार नहीं है, ये 2024 में क्यों? इसको उद्धव ठाकरे अब समझ के भी बहुत देर हो चुका है। कई लोग रहे कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोला, आप मेरे बात को नोट करके रख लीजिए, कोई भी दल किसी को क्यों लेता है, उसको कोई फायदा होना चाहिए। अब कोई बोलेगा अजीत पवार को क्यों लिया, बीजेपी को क्या फायदा हुआ? शिंदे साहब एक मराठा लीडर है, और मराठा लीडर को अगर इतना पावर हो जाएगा कि बीजेपी के पास कोई मराठा लीडर नहीं है, तो अगर मराठा लीडर को चेक बैलेंस करना है तो अजीत पवार से बड़ा कोई मराठा लीडर है नहीं। तो इसलिए अजीत पवार को भले वो हार रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के बाहर उनको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने एक चेक मेट जो होता है या चेक बैलेंस जो करने का प्रयास किया शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के साथ, वो उनका दूरदर्शी दिखाता, दूरदर्शिता। तो अब जो उद्धव ठाकरे हैं उनको लेकर उनको क्या फायदा होना, कुछ भी नहीं। क्योंकि आज उद्धव ठाकरे को लेने के बाद एडजस्ट क्यों करेगा, क्योंकि मराठी मानुस का जो वोट है आज एकनाथ शिंदे के साथ काफ़ी, आप बोल सकते हैं 14%, मतलब आप सोच सकते हैं कि 80% वोट जो है मराठी मानुस का आज एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है। उसके अलावा उनका लाडकी वाहन योजना है, उनका काम जो है, उसके अलावा जो अभी देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने मुंबई में जो एंट्री फ्री कर दिया, टोल फ्री कर दिया, वो सब मुद्दे जो है काफ़ी प्रभावित करते हैं जनता को। लेकिन वहीं पे जो सीट के लिए इतना खींचातानी हुआ, जिसकी वजह से आप नाना पटोले जो विदर्भ में चाहते थे, विदर्भ के लीडर हैं, पहले मेरे ख्याल से बीजेपी में थे और अभी वो कांग्रेस में, लेकिन वो चाहते थे कि जो पहले भी शिवसेना 12 सीट पे, मतलब उद्धव ठाकरे का शिवसेना 12 सीट पे लड़ी थी,
आज वो इतना सीट क्यों दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उनको उतना सीट नहीं दिया, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं, देखिए इसमें दो आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। पहला उद्धव ठाकरे के शिवसेना और दूसरा कांग्रेस के राहुल गांधी को। शरद पवार बैठ के वो अपना मजे ले रहे हैं, वो विन विन सिचुएशन में इस समय सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं कभी भी नहीं मानता कि शरद पवार को जो लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े महाराष्ट्र के लीडर हैं, मैं तोड़ फोड़ का लीडर मान सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं तो अपने बल पे कभी भी वो चुनाव जिता के एनसीपी को सत्ता में नहीं लाया। आप उनकी हिस्ट्री उठा के दे, तोड़ फोड़ करके ही हैं। कभी वो अपने बल पर ऐसा कोई उनका पॉलिटिकल लीडर हो, लीडरशिप हो जिसके पीछे जनता खड़ी हो और वो अपने बलबूते 100-150 सीट लेकर आए हों और उसके बाद वो सरकार बनाए हों, ऐसा नहीं हुआ है। तो किस तरह से लोग उनको बड़ा लीडर मानते हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कूटनीतिक हैं, जो भी उनके पास अपना पावर है उसके हिसाब से वो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं और वो हमेशा से एक पावर सेंटर में बने रहते हैं विपक्ष के। ये उनकी काबिलियत है, उनका अपना जो बोल सकते हैं दिमाग है, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब शरद पवार जी चुप बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि दोनों फाइट जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का और राहुल गांधी का चल रहा है। और राहुल गांधी के गुट अब मानने लगा है कि महायुति के काम, जो काम है उनका, ये जो नैरेटिव बोलते हैं ना कि जो फ्रीवीज योजना है जो अरविंद केजरीवाल शुरू हुआ था, वो लाडकी बहन योजना जो मध्य प्रदेश में काम दिखा है, वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो महायुति है गेन कर रही है। और इनकी लड़ाई की वजह से, आपस में सिर फुटबॉल की वजह से जनता में इनका विश्वास खोता जा रहा है और जिसकी वजह से अब ये बैकफुट पे जा रहे हैं। और सारा खेल नैरेटिव का इसमें उनके पार्टी के लोग समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी समझ गए हैं कि ये नैरेटिव में, लड़ाई में अब हम पिछड़ गए हैं। अब आज अभी तक मतलब अब ये हो रहा है कि जो 33 सीट बचा है उस पर जो है दिवाली के बाद फैसला होगा। चुनाव 20 तारीख को है, नॉमिनेशन भी करने, देवेंद्र फडणवीस का नॉमिनेशन भी हो गया। तो आप प्रचार करने का, नैरेटिव चलाने का टाइम नहीं बचा है। कम से कम 2 महीना तो होना चाहिए, लेकिन 2 महीना पूरी तरह से इसी में लग गया कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, दूसरा कौन सीएम का उम्मीदवार होगा। अब आगे उद्धव ठाकरे के साथ एक और मुश्किल है कि आदित्य ठाकरे जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक का जो न्यूज है। तो पूरी तरह से आदित्य ठाकरे वहाँ पे फंस गए। मैं नहीं बोल रहा कि वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े कद का लीडर अगर मिलिंद देवड़ा जैसा आदमी अगर वहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो आदित्य ठाकरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सारा जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट का है, वो सारा फोकस आदित्य ठाकरे के चुनाव पे लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ सारा, अगर बोले कोई कह रहे सारा नहीं लगता, तो आप 40% भी आपका पावर लग गया तो 60% में आपको सारे सीट पे पावर लगाना है। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन हो गया। अब आदित्य ठाकरे वहाँ फंस जाएंगे, होते ना कि जो जहाँ पे फंसा लेते हैं वहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पे शिवसेना भी फंसी हुई है। शिवसेना के पास भी आज के टाइम में कहीं जगह जाने का नहीं है कि वो अगर उनको मान लीजिए जैसे कि वो पहले बार्गेनिंग कर रहे थे, नहीं मेरे को तो 100 सीट से ऊपर चाहिए, सबसे ज़्यादा सीट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि उनको 95 मिल गया तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी, मैं भी बोल रहा हूँ कि लेगी नहीं। बीजेपी को फ़ायदा क्या होगा? तो या तो उनको अकेले जाना पड़ेगा, तो अकेले जाने पे बहुत नुकसान होगा। तो आज उद्धव ठाकरे कितना भी बोल ले, लेकिन उनकी मजबूरी है महागाड़ी के साथ रहना। दूसरा राहुल गांधी, वो भी जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे चले गए तो एक नैरेटिव की लड़ाई होगी कि देखो महागाड़ी में चुनाव के पहले ही एक सिर फुटअव्वल हो गया और महागाड़ी टूट गई, तो ये जनता में गलत बहुत मैसेज आएगा जिसका चुनाव पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये सब चीज़ों को लेकर ये मानने लगे हैं कहीं ना कहीं कि चुनाव जो है हमारे हाथ से निकल रहा है। इसलिए राहुल गांधी सीट शेयरिंग के मीटिंग के पहले ही 1 घंटा निकल गए कि कल को अगर चुनाव जो हार जाते हैं तो बोलेंगे ये तो जो महाराष्ट्र के, जो बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो लीडर हैं या उनके जो लोकल लीडर हैं, उनका पूरा मतलब उसमें
दखलंदाजी है, उन्होंने अपने से तय किया, राहुल गांधी नाराज होकर चले गए कि भाई भतीजा, ऐसे खबरें आ रही हैं। तो कल को अगर चुनाव में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो नैरेटिव हो जाएगा भाई जो लोकल लीडर इसके लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। तो उनके इस जो एक्शन से ये लगता है। दूसरा, शरद पवार बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई भी आदमी सीएम का कैंडिडेट, अब देखिए आपको अगर मान लीजिए 124 में से 56 सीट जीते थे उद्धव ठाकरे, तो 90 सीट में से कितना जीतेंगे? उनका स्ट्राइक रेट भी सबसे महागाड़ी में कम रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि जो आदमी का सीट ज़्यादा आएगा वही आदमी का सीएम बनेगा। तो चुनाव के बाद दो आदमी को बहुत नुकसान होने वाला है, वो है उद्धव ठाकरे। अब चुनाव के बाद उनका फैसला होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या, और बोल सकते हैं कि भविष्य खराब होने वाला है चुनाव के बाद। अगर जीत गए तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसके चांसेस कम हैं। अगर हार गए तो आप सोच लीजिए कि उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक भविष्य है वो तो जाएगा ही जाएगा, शिवसेना चला जाएगा, जो अभी जो कुछ भी बचा हुआ है। और जो उनका एक बाला साहब ठाकरे साहब, जो उन्होंने एक बना के गए थे कि हिंदुत्व का मुद्दा, मैं हिंदू इधर सम्राट उनको बुलाया पूरे इंडिया में। पहला अगर कोई ऐसा लीडर हुआ जो हिंदुत्व के लिए खड़ा हो तो वो बाला साहब ठाकरे थे। तो उनका जो एक बोल सकते हैं कि उनका जो एक पकड़ था, जो अपने वोट बैंक था, वो भी नैरेटिव वो उनके हाथ से निकल गया। तो उद्धव ठाकरे के हाथ में ये चुनाव हारने के बाद बहुत कुछ और गंवाना बाकी है, जो अपने लोगों को ये 20 नवंबर के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, मेरे ख्याल से 24 को रिजल्ट आया, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर महाआघाड़ी हार गई, उसकी सरकार नहीं बनेगी, तो सारा खेल उसके बाद शुरू होगा। हो सकता है कि जो शरद पवार है उनकी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस में मर्ज हो जाए और शरद पवार के हिसाब से कोई सीएम बने। जयंत पाटिल भी बन सकते हैं, ये इसकी संभावना दिख रही है। तो उद्धव ठाकरे का इसमें सबसे ज्यादा कोई विन विन सिचुएशन में होगा अगर महागाड़ी में, तो शरद पवार होंगे। अगर महागाड़ी अगर बनी तब भी शरद पवार की चलेगी, चाहे कैसे भी, चाहे मर्ज करके चाहे बिना मर्ज करके, उनके हिसाब से ही सीएम बनेगा। ये डेड श्योर है, इसमें कोई दो। आप मेरी वीडियो को आप वो करके रखिए, सेव करके। अगर हार भी गई तब भी जो विपक्ष का नेता होगा वो शरद पवार जी की स्थिति से होगा, और हारने के बाद वो चाहे तो कांग्रेस में मर्ज करके अपनी पार्टी को एक बहुत ही पावरफुल कांग्रेस बना सकते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दो आदमी मुझे लग रहा है, तो उद्धव ठाकरे का मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब काफ़ी टेस्ट बचा हुआ है, और दूसरा राहुल गांधी का एक और हार सामने दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो आकलन है, एनालिसिस है, वो उससे कितना आप सहमत हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं गलत हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कहां पे गलत है और कहां पे सही है, कहां पे आप सहमत हैं और कहां पे असहमत हैं। धन्यवाद दोस्तों।